हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है हमारा देवरानी जेठानी की कहानी। यह एक उपन्यास है पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित। इस विषय में मैंने उपन्यास से संबंधित समीक्षा और उपन्यास के कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि समीक्षा में क्या है और प्रश्न कौन कौन से मैंने शामिल किए हैं आप लोगों के लिए। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय जाता है। इसके उपन्यासकार हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरी दत्त हैं। इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे और अनेक पत्र पत्रिकाएं संपादित की। प्रस्तुत उपन्यास न केवल अपने कथ्य में गहरी सामाजिकता और यथार्थता को प्रस्तुत करता है, अपितु भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय का सफल उपन्यास है। इस उपन्यास की अंतःवस्तु में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है। इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति ही लेखक की चिंता का विषय थी। बाल विवाह, विधवा विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्याएं, स्त्री शिक्षा आदि समस्याओं का वर्णन करने में इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भाषा के माध्यम से यह उपन्यास आज के साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी करता है। इस उपन्यास में पात्र हैं सर्वसुख, छोटेलाल, छोटी बहू, दौलतराम, ज्ञानो। सर्वसुख यह उपन्यास का प्रमुख पात्र है तथा मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है जो समय समय पर उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटेलाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। वह पढ़ा लिखा समझदार पात्र है। छोटी बहू, जो कि देवरानी नाम से इस में जिसको जाना जाता है, वो छोटेलाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय देती है। दौलतराम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। ज्ञानो जेठानी है इस उपन्यास में। ज्ञानो दौलतराम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है। वह सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। इसके अतिरिक्त पार्वती, सुखदेई सर्वसुख की बेटियां हैं। दौलतराम ज्ञानो जेठानी है। नन्हे, मोहन आदि पात्र भी उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने का तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारत समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था, वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आगे है, उपन्यास में सर्वसुख नाम का एक बनिया है, जिसके दो पुत्र हैं, दौलतराम और छोटेलाल, तथा दो पुत्रियां हैं, पार्वती और सुखदेई। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू ज्ञानो है तथा छोटेलाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। उसका नाम नहीं दे रखा है इस उपन्यास में। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती है। छोटी बहू संस्कारी थी। उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही अपने पति दौलतराम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलतराम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट थी। इसीलिए हवेली से जाते समय वह दो खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतारकर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटेलाल और उसकी छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटेलाल और छोटी बहू का पुत्र की सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटेलाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समय में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटेलाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया कि इसके साथ ही यह उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री की
यदि किसी स्त्री का पति अल्प आयु में स्वर्ग सिधार जाए तो उनकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था। किंतु इस उपन्यास में छोटेलाल की बहू की मामा की बेटी, जिसकी 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, जिसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाई में बिताने पड़े। छोटेलाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह करवाया गया। देवरानी जेठानी की कहानी की भाषा का जनभाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई अर्थात कथा कहने का तरीके का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, लोक भाषा और उसमें मुहावरेदार लोकोक्तियों को जुड़ाव, यह सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सर्जन करती हैं। इसके साथ ही पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यास में बोलचाल के शब्द युग्मों का सफल प्रयोग किया है। जैसे, और जब कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाथ पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टा और गिरवी पत्ते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत, परमेश्वर का दिया सब उसके पास था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी निश्चय ही नए समय की ऐसी पुस्तक है जिससे आज का उपन्यास लेखक भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति से स्पष्ट कर दिया कि वे इसकी रचना स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे थे। इस तरह यह उपन्यास हमारी हिंदी भाषा के लिए एक अनमोल धरोहर है। प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1870। इस उपन्यास के प्रस्तोता कौन है? इस उपन्यास के प्रस्तोता है गोपाल राय। इस उपन्यास की अंतःवस्तु है तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण, पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ना। उपन्यास के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। सर्वसुख, छोटेलाल, छोटी बहू, दौलतराम, ज्ञानो, पार्वती, सुखदेई, नन्हे, मोहन, ये इसके उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किस युग का है? तो किस युग का है? प्रेमचंद पूर्व युग का यह उपन्यास है। तो फ्रेंड्स, इस उपन्यास को मैंने आपके समक्ष कम शब्दों में लाने की कोशिश की है ताकि आपको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सके, और साथ में मैंने आपके लिए प्रश्न भी शामिल किए हैं ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो उससे कुछ समझ में आ सके। तो फ्रेंड, आपको इस उपन्यास से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।